energy on an atom, some electrons will come outside. This is known as thermionic emission, right? And this model could explain only thermionic emission. Okay. Now, Rutherford's model. Let's try to understand Rutherford's model once again. What he did, Rutherford bombarded a lot of alpha particles. रदरफोर्ड ने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए अपने रास्ते पे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इसका मतलब 99% स्पेस जो था वो खाली था एटम का। याद है बच्चों, एटम का 99% स्पेस खाली है, और ज्यादातर क्योंकि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए थे छोटे से एंगल से, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से डेविएट हुए, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से डेविएट हुए। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट का क्या कंक्लूजन निकाला था हमने कि एटम के बीचों बीच एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, राइट? इसका ये कंक्लूजन निकाला था। और ये न्यूक्लियस बहुत छोटा है। कितने गुना छोटा है? 10,000 गुना छोटा है। लाइक तुम्हारा घर और फिर पूरा का पूरा शहर, इतना ज्यादा बड़ा अंतर है। ठीक है, ये रिवाइज किया था हमने, अगर तुम लोग को याद हो तो, है ना? ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात की थी, अगर तुम लोग को याद हो तो, है ना? डिराइव किया था, अगर डाउट है तो पूछ लेना। फिर इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में बताया था, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बताया था मैंने, है ना? ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कंक्लूजन्स लिखे थे कि हमें कम से कम क्या चीजें लिखनी है स्कूल में। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कंक्लूजन्स ये थे कि ज्यादातर मास एटम के सेंटर में एक छोटी सी जगह पे इकट्ठा हो गया है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, राइट? न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर जितना होता है। ओके, इतना छोटा क्यों? ज्यादातर एटम जो है वो खाली रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना 99.99% मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए थे, मतलब एटम, ज्यादातर एटम खाली है, राइट? चलो अब इसको देखो जरा आगे। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इसका साइज इतना कम है ना? सर जी ये नोट भेज देंगे आप? हाँ भेज देंगे ना, बिल्कुल भेज देंगे। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इसका साइज बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल के एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नहीं सॉरी कंक्लूजन है। ठीक है, क्या क्यों नहीं किया उसने अभी तक? 4 बार तो बोल दिया उसको, इधर बैठने बोलो ना। उसको इधर बैठने, अभी भी चल रहा है वो, देखो क्या कर रहे हैं। एक मिनट बच्चों, एटम का मैक्सिमम स्पेस, एक मिनट बच्चों, बंद हो गया? ठीक है बच्चों, एटम का मैक्सिमम स्पेस खाली कैसे? हमने बोला हाउ वी कुड से दैट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। ये हमारा रिवीजन हो गया। अब ड्रॉबैक्स के बारे में मैंने बताया था। रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई इलेक्ट्रॉन will not go and dive into the nucleus. इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा, धीरे धीरे पास होते जाएगा और न्यूक्लियस में मिल जाएगा, right? And Rutherford could not explain this, why this is not happening. Later Bohr explained this. Every electron has fixed energy level and electron is not going to radiate energy. मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करना है। इसको नोट्स भी बनाना है, ठीक है?
अभी लिखना है, अभी मैं लिखवाऊंगा, है ना, नोट्स कॉपी वॉपी खोल के रख लो, है ना, बैठ के कथा नहीं सुनना है तुमको। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी अपने ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू लूज एनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, एंड दिस रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। ओके, एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट प्रैक्टिकली स्पेक्ट्रम वाज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड हर तरह की वेवलेंथ होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के ऊपर ऑर्बिट में जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है, तो वो हर तरह की वेवलेंथ छोड़ता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट सच ये है कि वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ भी छोड़ता है। मतलब स्पेक्ट्रम कैसा है, स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम, spectrum is actually line spectrum, but according to Rutherford the spectrum was continuous, which is wrong. So spectrum is not continuous. Could you understand that? Okay. Electrons का distribution भी explain नहीं कर पाया था Rutherford. Okay, Rutherford could not explain distribution of electrons in the different orbits. आज हम पढ़ेंगे Bohr's model. शुरू करते हैं Bohr's atomic model. Right, लिखो Bohr's atomic model. To understand this easily, हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब आप सबको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, पता है कि नहीं पता है? हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। there is a single proton in the nucleus of hydrogen atom which has positive charge. ओके, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहा होगा, one electron is orbiting around this proton, right? आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगा पा रहा है, why electron, how electron can revolve, because of centripetal force. Always remember, if you want to revolve a particle of mass m in a circle of radius r with a speed v, you need a force towards center, centripetal force, हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। यदि m मास के पार्टिकल को v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में गोल घुमाना है तो सेंटर की तरफ आपको एक फोर्स की जरूरत है जिसे हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, इज mv स्क्वायर बाय r। इफ यू डू नॉट हैव दिस फोर्स, अगर तुम्हारे पास ये फोर्स नहीं है तो तुम m मास के पार्टिकल को सर्कल में गोल नहीं घुमा सकते। ठीक है, लिखना शुरू कर दो, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, है ना, ये समझ आया? और दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। इतने फोर्स की जरूरत पड़ती है, ये कोई फोर्स नहीं है जो लग रहा है। जिस तरह से दिस फोर्स, like moon is performing motion, circular motion, orbital motion around earth, right? So which force helping moon to revolve around earth? बताओ, मून को अर्थ के चक्कर लगाने के लिए कौन फोर्स दे रहा है? Come on, tell me. Gravitational force, simple. So moon is getting centripetal force with the help of gravitational force. In the same way here, electron is also revolving around proton, right? So can you suggest me which force will give centripetal force? कौन सा force centripetal force देगा? Can anyone tell me? Raju? Static force. Correct, electrostatic force. Electrostatic force will provide centripetal force. वो yes no response में देख पाऊँ यहाँ पे, वो क्यों नहीं आ रहा है? एक बार टच कर देना पार्टिसिपेंट्स पे तो वो दिखने लगेगा, और चैट बॉक्स लेफ्ट में, अच्छा फिर इन लोग को दिखना बंद हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। ओके, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया।
चलो और छोटा नहीं होगा, चैट बॉक्स और खोल दो। बच्चों now I can read your messages. You can send message to chat faculty. नाम rename कर दो. Okay. Electrostatic force will provide centripetal force for electron to move, right? Now what electrostatic force is acting? What is electrostatic force? बताओ कौन सा electrostatic force लग रहा है? Q1 Q2 upon R square. R square. upon 4 pi epsilon naught R square, right? So this force will provide, this force will provide centripetal force. ठीक है, तो अब मैं क्या एक इक्वेशन बना सकता हूं, E into E, because electron and proton have same charges, EE, where R is the radius of orbit, and this must be equal to mv square by R. Everyone could understand this or not? Please click on yes. If you understood, please click on yes. Okay. If you have any problem in equation A, you can ask. See this. Electrostatic force will provide centripetal force. Right? Equation A समझ आई? क्यों? तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? 5वीं बार बोलना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं थप्पड़ रसीद कर दूंगा बेटा। कॉपी नहीं लाया तो मैं लेके दूंगा क्या कॉपी? पेजेस में लिखो। कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी के अभी रट जाए। चलो दूसरी बात, बच्चों ये बात बोर नहीं बोला, बोर के पॉस्टुलेट में से एक बात है ये, that every electron has fixed angular momentum according to its orbit. Speak with me. हर इलेक्ट्रॉन का एक कोई फिक्स एंगुलर मोमेंटम है, बोलो अभी जी। हर इलेक्ट्रॉन का फिक्स एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, कोणीय संवेग, है ना। अब अगर ऑर्बिट बड़ा हो गया, ऑर्बिट बहुत सारे हो सकते हैं, छोटा ऑर्बिट, बड़ा ऑर्बिट होता है, केमिस्ट्री में सीखते हो ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो अलग अलग ऑर्बिट को दिखाता है। अब अगर ऑर्बिट बड़ा है तो एंगुलर मोमेंटम भी बड़ा हो जाएगा, और ऑर्बिट छोटा है तो एंगुलर मोमेंटम भी कम हो जाएगा। एम आई राइट? ठीक है अमन जी so सर। according to Bohr's postulate, every electron has fixed angular momentum according to its orbit. Bachcho, do you remember what is angular momentum? NH upon 2 by. Yes, sir. MBR. MBR. Correct. इसका माइक बंद कर दे, अपन लोग डांस करेंगे। आप इमेजिन करो अगर कोई m मास का पार्टिकल, परमानेंट म्यूट करके राजन हर्ष का माइक, this is O, this is R, and particle has mass m. So what is linear momentum? रेखीय संवेग क्या है? What is linear momentum? Momentum है। होगा ना, है ना? याद है linear momentum क्या होता है? नहीं याद है? Mass into velocity is linear momentum. Like m is equal to ma, force बराबर ma होता है ना, वैसे mass into velocity linear momentum होता है, रट लो, ठीक है? Always remember this is linear momentum and it represents amount of motion. It represents amount of motion, right? Up now, what is angular momentum? If we multiply angular momentum is equal to linear momentum, angular momentum is equal to linear momentum into perpendicular distance
angular momentum is equal to linear momentum into perpendicular distance between axis of rotation and linear momentum. Now axis of rotation is O. आप बताओ O से MV की दूरी कितनी है, perpendicular distance कितना है? R. Very good, very good, Muskan. This is R. You can see this. This is momentum, and the perpendicular distance of momentum from O is R. So angular, we represent angular momentum by L. इसको हिंदी में कोणीय संवेग कहते हैं. Angular momentum is equal to रेखीय संवेग गुणित R, MVR. आप इसको याद रख लो, MVR. Angular momentum is MVR. If a particle of mass m performing circular motion in a circle of radius r with speed v, so angular momentum will be MVR. और बोर ने ये बोला, the scientist Bohr said that the angular momentum has a fixed value nh by 2 pi for each, for particular orbit, according to Bohr. तो ये किसने बोला? मैंने मन से लिखा क्या? ये कहां से लाया मैं? According to Bohr's model. ठीक है? Any doubt? MVR is equal to NH upon 2 pi. Now what is MVR? Linear And what is momentum. NH upon 2 pi? Angular momentum. That is also angular momentum. NH upon 2 pi भी angular momentum है, and MVR is also angular momentum. And you cannot say this to me if you don't know anything about this. It was there in chemistry. Am I right? It was there in chemistry. था कि नहीं था? Yes, sir. रखा, कनेक्ट कर दिया और हर्ष का भी. Okay, that's good. This you have learned already in chemistry, right? NH upon 2 pi also represent angular momentum, and MVR is also angular momentum. दोनों dimensionally equal है इसलिए. Yes, both have same dimensions. Okay, now what is N? This may come in your mind. What is N? No, where N Principal is quantum number. principal quantum. Principal quantum number. तुम लोग ने स्पिन क्वांटम नंबर सुना है? Yes, sir. एजीमुथल क्वांटम नंबर सुना है? Yes, वैसे sir. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. This is a principal quantum number means it will tell you radius. If n is 1, then it is first orbit. If n is 2, second orbit. If n is 3, then it is third orbit. Could you understand that? Right? So where n is principal quantum number which represent order of orbit. Could you understand that? Any doubt in this? Now we have two equations. Suppose this is equation B. Okay, Vijay? Suppose this is equation B or equation A kahan gaya? A. This is equation A. Look into the screen. Equation A. इसमें थोड़ा slow चल रहा है, तुम्हारी screen में तुरंत आ रहा है ना? Look at this equation A and B. अब मैं क्या करूं A और B का? Now by using equation A and B, we can find value of velocity and radius. Okay? So you can also find fixed energy. Later. Total energy, kinetic energy, potential energy will calculate. Okay? और जब मैं ये पूरा कैलकुलेट कर दूंगा तो एक बार फिर तुम लोग को समझाऊंगा पूरा बोर्ड ऑब्जेक्ट. Okay? Please immediately clear your response of yes or no. Just after few seconds, you can clear your response.
Now बच्चों look at equation A and B. Look at equation A and B. This is equation A and this is equation B. Right? अब इक्वेशन ए और बी का यूज करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं और रेडियस निकाल सकते हैं. देखो कैसे. R and R will get cancelled, right? यहाँ पे क्या हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया. देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है. इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है प्रोटॉन के, राइट? तो किसी भी m मास के पार्टिकल को v स्पीड से गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? हाँ, क्योंकि ऑर्बिट में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, है ना? और न्यूक्लियस पे कौन है बेटा? प्रोटॉन. So proton is attracting electron towards itself, but electron will not come towards proton. Electron will start revolving around nucleus, है ना? वैसे ही जैसे अर्थ को सन देता है और मून को अर्थ देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को किसने दिया? प्रोटॉन ने दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो मैंने ये फॉर्मूले से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया. देखो Q1 Q2 Q1 नहीं, electrostatic force will keep on working, doesn't matter particles, charge particle is moving or at rest. Electrostatic force will always work independent from speed of charge. It's a very good question. Listen everyone, electrostatic force हमेशा काम करता है, भले चार्ज पार्टिकल रुके हो या चल रहे हो. Electrostatic force will keep working as it is, doesn't matter particles are at rest or they are moving. I hope everyone understood question A. सर उसमें सिर्फ एक ही कम पार्टिकल मूविंग है ना? हाँ, एक ही पार्टिकल मूविंग है. अब इक्वेशन ए देखो, तो क्या किया? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. अंडरस्टूड? ई कहां से आया? वन ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड अदर ई फॉर प्रोटॉन. Why you have only one proton? Because we took example of hydrogen. That's why we are taking only one proton, because in hydrogen atom at nucleus you have only one proton. Okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं. We got equation A from here and we got equation B from here. Angular momentum mvr must be equal to nh upon 2 pi. Chemistry में पढ़ा है, right? Okay. हाँ, ऑर्बिट 2 है तो 2 आ जाएगा, ऑर्बिट 3rd है तो 3 आ जाएगा, है ना? तो वैल्यू ऑफ n is 1 for first orbit ground state, value of n is 2 for second orbit, value of n is 3 for third orbit. ओके, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास कहीं तो भी नहीं घूमता है. सुन रही हो दर्शिता, अन्वित, चिराग? इलेक्ट्रॉन is revolving at a fixed orbit. They are not revolving randomly. Could you understand that? And if it is first orbit, then n, the value of n must be 1. If it is second orbit, the value of n must be 2. Understood? Okay. Now by using equation A and B, let's try to find velocity of electron. Okay. Let's find value of R, nh upon 2 pi mv. Now substitute value of R from equation B to equation A. Let's substitute value of R बच्चों. ठीक है, उधर देखो स्क्रीन पे, आंखें खराब हो जाएंगी ना तुम लोग. चलो, put value of R, e square 4 pi epsilon. At the place of R I am writing nh upon 2 pi mv is equal to mv square. Everyone agree? Everyone agree? Yes. क्या करा मैंने? From B मैंने mv को उधर ले गया, तो R की वैल्यू आ गई. देखो 2 pi mv हो गया ना. And then I substituted value of R in equation A. R की वैल्यू इक्वेशन A में रख दिया, right?
Now in this expression, you can see that hers r to gaya, radius is gone. There is only one variable, that is velocity, and everywhere you can see all other things are constant. 4 pi epsilon is constant. E square, E is charge in 1 electron, that is also constant. 2 pi is constant, H is constant, and N is principal quantum number. Okay, now let's rearrange these equations once again. In this equation, you have everything constant and you have only one variable, that is velocity, and velocity will keep changing with respect to principal quantum number. Okay, please maintain your focus here, everyone. I am trying to simplifying it to epsilon and h. Now ये mb कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना? Yes, sir. अमन थोड़ा देखना. m got cancelled hers, right, and v got cancelled. So you got velocity in the end. क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन की स्पीड मिल गई भाई. क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन की स्पीड. किसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड? हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की स्पीड. हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की. ओके, नाउ अब देखना, वी डोंट हैव दिस मच टाइम टू कैलकुलेट ऑल दिस. तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें, फॉर फास्ट कैलकुलेशन, फॉर फास्ट कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स, आप ऐसा लिखें इसको, v नॉट बाय n, v, where v naught is e square by 2 epsilon naught h, where h is Planck's constant. Okay, where h is Planck's constant. Now if you put value of e, h and epsilon, what you will get? What is value of Planck constant? Anyone remember? 6.626 into 10 to the power 6 6.6 into 10 to the power minus 34. minus 34. Okay, if we put all these values, we will get c upon 137. Now what is c? speed of Where light. c is the speed of light. Very good. Where c is the speed of light. Okay, okay, so finally you got expression for the velocity, c upon 137n. Okay, could you understand that? C, where c is the speed of light and the value of c is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. हाँ, हाँ, वो इसी के लिए तो है वो करो खुद. हाँ, ठीक है, कॉपी दिस everyone. कॉपी दिस. बताइए क्या नहीं लिख पाया है और ऊपर जाना है. तुम तो इससे बाद लिखना होगा ना, लिखना शुरू कर दे, कॉपी खोल दे. चिराग कंप्लीटेड राइटिंग, आर्यन, अमन. ओके, हाँ जी सर, अनवित. हो गया. Okay, clear your response immediately. Okay, keep clearing your response as well. Okay, okay. Any doubt in anywhere? Any doubt at any point? Let's look at this once again from starting. Okay, हमने शुरुआत में क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम मान लिया. We took example of hydrogen atom. ठीक है. Now in hydrogen atom, you know that there is only a single proton at nucleus, right? An electron keep revolving around it. And then I told you, if you want to rotate a mass m,
with speed v in a circle of radius r, you need centripetal force mv square by r, right? And this centripetal force is a type of requirement, and this requirement is fulfilled by electrostatic force. So we got equation A, right? Anyone have any doubt in this equation A? Any small doubt in this equation A? Say no. No doubt? Okay. Every electron has fixed angular momentum according to its orbit. Who said this statement? Bohr. According to Bohr, every electron has a fixed angular momentum according to its orbit, and which is given by this angular momentum according to Bohr given by nh upon 2 pi, where h is Planck's constant. Okay, but what we know that we know angular momentum is also mvr. Bohr ने बोला nh upon 2 pi, लेकिन हमें पता था कि angular momentum mvr भी होता है, right? So we got this equation B, where n is principal quantum number, right? Now by using equation A and B, now you can see this. You can see this at the top. We started with equation A and B. We substituted value of r from B to A to get value of velocity. Could you understand? Okay. और फिर हमने वो सारे कैलकुलेशंस हटा के ये रख दिया. तो तुम लोगों को याद क्या रखना है? It's up to you. तुम लोग कौन सा याद रख रहे हो? मैं आपकी जगह होता तो ये तीनों याद रखता. Velocity of electron in hydrogen atom, V is equal to E square to epsilon Hn, which is equal to V naught by N, which is also equal to C upon 137 N. ठीक है? Magab. Can you help me in finding radius? Very easy. Let's try, बच्चों. Let's try it together. Okay? अब देखो यहां पे थे आप इक्वेशन ए और बी में. आप एक काम करो, इक्वेशन बी में आर की वैल्यू जो निकाली, वी की वैल्यू जो निकाली वो रख दो, तो आर आ जाएगा. हाँ, इक्वेशन बी को लेके आओ इधर से. याद है ना आपको इक्वेशन बी? NH अपॉन 2 पाई, एक तो उसने बोर ने बताया कि ये होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, और एक हमें पहले से पता था. If we put velocity of v, if we put value of v in equation b, we can find value of r. चलो v की जगह मैं लिख रहा हूं e square by 2 epsilon hn into r is equal to nh upon 2 pi. 2 got cancelled. Okay हर्ष? 2 got cancelled. बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, r को यही रखते हैं, बाकी सारी चीजें उधर ले जाते हैं. तो n स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि एक nh इधर भी है, एक nh इधर भी है, उधर जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाना चाहिए. एप्सिलॉन स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय पाई e स्क्वायर. समझ गए? दिस विल बी रेडियस. m भी तो है, m अभी परफेक्ट है. Everyone, please look at it. Look at it carefully. You got value of radius, bachcho. Please give me a yes tick. Please tick on yes. If you have any doubt, click on no. Respond everyone. Harshita, what are you doing? Chirag, please click on yes. Okay, thank you everyone. Harshita. Harshita, are you sleeping? Okay. I'll remove you from meeting if you not click on yes. Any doubt? Okay, very good. Almost every student responded. अब देखो ऐसे मैंने पता कर लिया कि हर्षिता सो रही है, मोबाइल ऑन करके. खैर तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें. देखो अभी इसको ब्यूटीफुल बनाना पड़ेगा. We'll have to make this expression beautiful. How we can make it beautiful? It's so easy. n upon e का होल स्क्वायर. n स्क्वायर r नॉट ऐसे लिख सकते हैं ना. ये जो पूरा था, ये इसको मैंने क्या मान लिया? इस पूरे को मैंने r नॉट मान लिया. ठीक है. Assume
h square epsilon e square by m is equal to r naught. और जब तुम ये पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग है. इट इज एक्चुअली 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग. यार उसमें Am I right, पाई और Arya? हाँ पाई. पाई होते हैं. हाँ ओके. सो नाउ यू गॉट एक्सप्रेशन फॉर रेडियस लाइक दिस, है ना. और यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि आर नॉट क्या है. 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग. एंड आर नॉट रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना बच्चों, तो उसका जो सबसे पहला वाला ऑर्बिट है ना, सबसे छोटा वाला ऑर्बिट, उसकी रेडियस है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग. याद रखोगे. देखो मैंने बोला था ना हाइड्रोजन एटम में बीच में प्रोटॉन है. डू यू रिमेंबर? देयर इज प्रोटॉन and electron is revolving around this, right? Electron revolving in this orbit. So electron can orbit in lot of different orbit. अभी हमने क्या निकाला? Just now what we tried finding radius of this orbit, and radius of this orbit can be written as, radius of this orbit is actually n square h square epsilon pi e square m, but for fast calculation we will remember only this. Understood बच्चों? Any doubt in this? समझ आया? Okay. Now write kinetic energy. Right, next expression, kinetic energy of electron. Kinetic energy of electron obviously in hydrogen atom. हमने शुरू में जो एग्जांपल लिया था वही चल रहा है अभी तक हाइड्रोजन एटम का. ठीक है. लेट्स ड्रॉ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑफ ऑल. ये बीच में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में. अब वो बात अलग है कि ऑर्बिट सर्कुलर हम मान रहे हैं लेकिन होता नहीं है. एक्चुअली ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर. एम आई राइट? इसकी रेडियस r मान लेते हैं. ठीक है. सपोज ये v स्पीड से चल रहा है. सपोज इसकी स्पीड v मान लेते हैं. ठीक है हर्ष? स्पीड v मान लो और मास इसका m है. तो बताओ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? mv²/2. क्या होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? mv²/2. अभी v कहां से लाएगा बेटा? जो हम लोगों ने पहले निकाला है ना. देखो वेलोसिटी निकाल रखा है बच्चों. देखना हम स्क्रीन में ऊपर जा रहे हैं. आप लोग वेलोसिटी मिल जाए कहीं तो रुक जाना. वेरी गुड. ये देखो याद है बच्चों, सबसे बड़ा वाला एक्सप्रेशन लेके चलेंगे ये वाला. ठीक है. कि हम एकदम डिटेल में पता करना है ना उसके बारे में. बोलो ले चलेंगे. v की वैल्यू नीचे याद रखिएगा. हाँ बताइएगा मुझे. चलो v की ये वैल्यू रख रहा हूं. बताना जरा एक बार. e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन NH. ऊपर और कुछ नहीं है. m नहीं है. देखना एक बार अपनी कॉपी में अभिजीत. पक्का यही है? पक्का यही है ना? ओके. चलो फिर इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि v स्क्वायर है ना. राइट. आप बोले तो एक बार फिर देख लेते हैं. ये देखो e²/2 पाई एप्सिलॉन NH. ठीक है. देखो ध्यान से. इसमें स्क्रीन में लेके आएगा. मोबाइल स्क्रीन में आ गया होगा. ये देखो आ गया e²/2 एप्सिलॉन NH. इसकी वैल्यू रख दी. वी गॉट काइनेटिक एनर्जी. इसको केयरफुली सॉल्व करेंगे. e⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 एप्सिलॉन स्क्वायर n² h². ठीक है. कुड यू अंडरस्टैंड दैट? पूरे का स्क्वायर कर दिया. m e⁴ डिवाइडेड बाय 8
epsilon square n square h square. This is kinetic energy. Write shortcut for this also. Anyone would like to write shortcut for this? राजू, तुम लोग के मोबाइल पे देखो। सी ये ब्लैक वाला लैपटॉप क्यों लगा दिया यार? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। Okay, if you want to see shortcut for this, write first note. Write note kinetic energy is always positive. Kinetic energy हमेशा positive रहती है. लिखो कॉपी में. Kinetic energy is always positive. और जब आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे ना, 1/n² को छोड़ के ये पूरे m किसका मास है बताओ? बोलो इलेक्ट्रॉन का. किसका मास है? कितना होता है और उसमें मास? 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. वेरी गुड अमन, वेरी गुड. तो अमन जब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे ना अपन ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी कोई जानता है? माइनस मत बोल, 13.6. काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव, पहले बोला ना मैंने. देखो बताओ जल्दी क्या आना चाहिए? चलो इसकी डिस्कस हम आगे करते हैं. फिलहाल तुम इसको ऐसे लिख दो. फिलहाल तुम लिख दो के ई इज इक्वल टू के ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर, वेयर वी आर अज्यूमिंग दिस बॉक्स एज के ई नॉट. चलेगा? बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, अभी मैं उसकी वैल्यू बता दूंगा आपको कैलकुलेट करके. थोड़ा सा लेंथी है, कर दूंगा कैलकुलेट. आगे बढ़े. नाउ राइट नेक्स्ट एक्सप्रेशन. potential energy of electron. किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम. बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोग को ये याद होगा, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 r दूरी पर, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? Q1 बोलो Q2 Q1 Q2 by R. Q1 Q2 upon 4 pi epsilon r square नहीं, only r. Okay, this is electrostatic potential energy बच्चों. But always remember, while it's a scalar quantity, potential energy is a scalar quantity. स्थिर विद्युत ऊर्जा याद है? Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r, याद है ना? हाँ. Okay, it is a scalar quantity and while writing ये लिखते समय हमें चार्ज का साइन लेना है. प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है. लिखो while writing potential energy, while writing potential energy we will keep sign of charge, obviously because it is a scalar quantity, है ना? मैं बताऊंगा बाद में. अभी माइनस लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर प्लस प्लस है, इट मींस चार्जेस आर रिपेलिंग ऑलरेडी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम क्लोजर. अगर फिर दोनों प्लस है तो उनको पास लाने में काम करना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दूर ले जाने में काम करना पड़ेगा. राइट, तो ये कैसे पता चलेगा तुम्हें कि पास ले जाना मुश्किल है या दूर ले जाना? साइंस समझ गए इसलिए. तो अब आप ही बताएं. दिस इज हाइड्रोजन एटम, this is the electron and this is the proton, and radius of orbit is r. So how you can write potential energy, electrostatic potential energy? बताओ मुझे. square by r. हाँ, तो Q1 की जगह क्या आएगा? E, और Q2 की जगह माइनस E, because electron has negative charge and proton has positive charge. So we can write E into E divided by 4 pi epsilon r. It is so easy, right? बहुत ही आसान है, क्यों बच्चों? So minus E square divided by 4 pi epsilon, no,
Let's put value of R. Do you remember this? Do you remember expression of R? नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरा वैल्यू चाहिए भैया. I want to use this. आप लोग क्या बोलते हो? नहीं, R नॉट के टर्म्स में नहीं, मुझे इस टर्म में चाहिए. ओके, रिमेंबर दिस. ओके, बताना मेरे को, नीचे जा रहा हूं मैं. देख लिया एवरीवन हैव सीन इट. शैल वी मूव? ओके, सॉरी बच्चों. राजू इनको बोलो आएंगे एडमिशन की पेमेंट. ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं क्या, उनसे पूछो. लेट्स कॉपी दिस. इसको हम कॉपी करके ही ले चलते हैं. बता दोगे तुम लोग? ठीक है, चलो बताओ. n square h square epsilon upon n square h square epsilon upon pi e square pi e square n. e square n. ओके, चलो अब अपन इसको केयरफुली सॉल्व करेंगे. हाँ, तेरी गारंटी है ना भाई? सही है ना ये? पाई पाई गॉट कैंसल्ड और ये ऊपर आ जाएगा, है ना? e पावर 4 m डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर. देखो बस इतना ही है ना? ओके, वी कवर्ड एवरीथिंग, नथिंग इज मिस्ड. परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये तो काइनेटिक एनर्जी जैसी. Very good, Aman. Aman is saying potential energy is looking like kinetic energy. Yes, and Aman is correct. Everything is same. Only one small difference. Two small differences are there. Kinetic energy is positive and potential energy is negative. And there is one more small difference. 8 and 4. Right? So can I say that? Double. See, let me write kinetic energy as well. If you write expression of kinetic energy just below this, you can understand kinetic energy is half of potential energy. So we can say that kinetic energy is half of potential energy, and you'll have to ignore negative sign as well, right? Because kinetic energy is positive. So it's a very important relationship. बहुत बार नीट में डायरेक्ट आया है. Copy and make a box on potential energy. Potential energy of electron must be negative because electron has negative charge. Okay. Do you have chemistry class today, Darshita? Ankur sir? No sir, कल है. बहुत इंटरेस्ट लेना बच्चों. 6 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे नीट में और 3 आईआईटी मेंस में. 6 क्वेश्चंस. यू में अर्न 24 मार्क्स. 24 नंबर. 24 नंबर अगर तुम्हें कैसा रहे मिल जाए 3 मिनट के अंदर नीट में, तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. और मैं तो सबसे पहले ये मॉडर्न फिजिक्स ही करता अगर आपकी जगह होता तो. क्वेश्चन ढूंढ लेता 45 में से मॉडर्न फिजिक्स ढूंढता पहले मैं, और वो करता. आईआईटी में भी यही करता मैं. पहले मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर ढूंढता, उसके क्वेश्चंस करता. 5 6 मेरे सही हो जाते, फिर मैं कुछ और करता. आप सबको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पहचानना जरूरी है कि क्या आपसे बनता है. आगे चले. अब लिखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. तो बताइए कैसे लिखेंगे टोटल एनर्जी बच्चों? टी से दिखा दें, ऐसे दिखा दें क्या इसको? बताओ क्या होना चाहिए, बोलो.
kinetic energy plus potential energy, right? So both the expression are written. आप देख के बोल दो E square m by 8 epsilon square h square n square minus, अच्छा मैं जोड़ रहा हूं लेकिन प्लस माइनस माइनस, समझ गया? सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बच्चों सॉरी आवाज चली गई थी, अब आ रही है आवाज? Yes. Am I audible now? Okay. स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Good.
आ गई अब, लगता है अब आ गई। चलो अब दो अब हम आ गई सर। अब आ रही है अभिजीत, आ रही है आवाज? हेलो, हाँ आ रही है। Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. That's good. ये याद कर लोगे? जी ओके तो अभी तक जो सीखा है उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है? एक बार फिर से लिख लेते हैं. Do you remember velocity, expression of velocity of electron? I remember only this much, V naught by n, where V naught is C upon 137 n. So you can say velocity is inversely proportional to n. मतलब velocity is inversely proportional to n means आप जैसे जैसे बड़े ऑर्बिट में जाएंगे वेलोसिटी कम होते चली जाएगी. हाँ ठीक है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. जैसे जैसे बड़े ऑर्बिट में जाएंगे वेलोसिटी कम होते चली जाएगी, याद रखें, ठीक है? ऑर्बिट बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, याद रखें. ई स्क्वायर रेडियस क्या है? n स्क्वायर r नॉट, वेयर r नॉट इज 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग. मतलब आप जैसे फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस को का रेशो पूछेंगे तो वो 4/1 आएगा. है ना? So suppose radius of first orbit is r naught, then radius of second orbit 4r, radius of third orbit 9r. अभी देखो दूसरे ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी? n की जगह क्या लग जाएगा? 2. वो देखिए एक्सप्रेशन देखिए, r = n स्क्वायर r naught, राइट? तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? r naught. सेकंड ऑर्बिट की तो क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, थर्ड ऑर्बिट 9r. समझ गए? फोर्थ ऑर्बिट की 16r. एंड ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन रैंडमली 3r नॉट पे नहीं मिलेगा कभी, या तो कहां मिलेगा r नॉट पे, या तो कहां मिलेगा या 16r. इलेक्ट्रॉन कहीं को भी रिवॉल्व नहीं करता, इसी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है. कुड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होते चला जाता है, कम होते चला जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा था, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, तो उससे अवेलेबल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना नहीं दे पाएगा जितना ज्यादा देगा. जैसे एक तुम धागे में पत्थर मार के गोल घुमाओगे, फिर अपनी उंगली ऐसे कर देना और धागे को छोटा हो तो पत्थर की स्पीड बढ़ जाएगी. अगर आप इफ मोर फोर्स इज अवेलेबल यू कैन गिव मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो स्पीड बढ़ जाएगी, राइट? और अगर दूर जा रहे हो तो लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवेलेबल, दैट इज स्पीड विल डिक्रीज. अगर मून अर्थ के पास आता है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और मून अर्थ के दूर जाता है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी घट जाएगी, क्योंकि फिर लेस फोर्स अवेलेबल है. समझ गए? ओके. नेक्स्ट और क्या लर्न किया हमने आज? काइनेटिक एनर्जी E⁴ and काइनेटिक एनर्जी इज हाफ. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी? माइनस, देखो हर सी एक्सप्रेशन ठीक है जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखा है अभी, कुछ कमी तो नहीं है बच्चों इसमें? यस सर, कमी है. कहाँ कमी? एक है 4 होगा. चलो हां सर, चल हट, अपने नोट्स चेक कर. n स्क्वायर ये कमी थी वैसे, ठीक है? क्रॉस चेक करो नोट्स में जो मैंने लिखा है, यही सीखा है ना अभी. ये तो लिखा ऊपर है, जस्ट थोड़ा ही ऊपर लिखा, ये देखो दिख रहा है. उसके बाद तुम लोग को प्रॉब्लम. और क्या सीखा हमने आज?
और हमने सीखा काइनेटिक एनर्जी आपने माइनस बना टोटल एनर्जी, तुम फालतू बात कर Kinetic energy is always positive. एनर्जी बाय 2। और हमने ये सीखा काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो तुम नेगेटिव कर सकते हो। एंड टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। यहां पे लिखो नेगेटिव साइन shows that electron is a bounded particle. It's a bounded particle. We will have to give energy equal to total energy to electron to make it free from atom. तो इलेक्ट्रॉनिक बाउंडेड पार्टिकल है, जैसे अर्थ सोलर सिस्टम का बाउंडेड पार्टिकल है, मून अर्थ का बाउंडेड पार्टिकल है, और हम सब अर्थ के बाउंडेड पार्टिकल। तो हम सबकी टोटल एनर्जी है, हम मेरी टोटल एनर्जी है नेगेटिव, तुम्हारी टोटल एनर्जी है नेगेटिव। क्यों? तो मैं आपका जो पीसी है ना, तो मैं अगर स्पेस में जा रहा हूं फ्री हूं, तो तुम्हें उतनी एनर्जी देनी होगी जितनी तुम्हारी टोटल एनर्जी। तो हम सब एक बाउंडेड पार्टिकल हैं। अगर हम फ्री होते हैं तो एक जंप मारने पे स्पेस में होते, अगर हम फ्री होते। ओके, चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। I believe you enjoyed my class. Please learn everything before my next class. Okay? Tomorrow we'll learn hydrogen type atom. And सर वो नोट भेज दीजिए ना कल वाले पीडीएफ। क्या? कल का जो आपने पीडीएफ बोला था ना, हाँ वो भेज दूंगा, वो भी। सर आज का भी और ये नोट्स, हाँ ये नोट्स भी भेज दूंगा, डोंट वरी। और प्लीज अपना केमिस्ट्री वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आओ बच्चों, है ना? ठीक है, पढ़ के आओगे, जो पढ़ के आएगा उसको बहुत मजा आएगा, है ना? और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, मॉडर्न फिजिक्स है ना, इसमें रटने का काम ज्यादा है। प्लीज पढ़ के आना, है ना? और मेरा फेवरेट है ये।